वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 233 और 233 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है, बीच में आया है परंतु धर्म 2 प्रकार का होवे है वर्ग। ठीक है, चलो भाई, तो अध्यास का प्रसंग चल रहा है। अलग अलग प्रकार का अध्यास बताया गया, कहीं पर धर्मी का अध्यास, कभी धर्म का अध्यास। और धर्म का अध्यास बताना है तो धर्म भी 2 प्रकार का बताया। ठीक है, तो कौन है 2 प्रकार, तो बता रहे आगे। परंतु धर्म 2 प्रकार का हो, धर्म की व्याख्या ऊपर की और उसके भेद कर रहे अब। तो व्याख्या क्या की, अन्य आश्रित होवे, स्वतंत्र होवे नहीं। जो दूसरे के आश्रित होकर ही रहता है, स्वतंत्र रह नहीं सकता है, उसको कहते क्या, धर्म। जैसे घटत्व, ये भी एक धर्म है कि घटत्व अन्य जो घट उसके आश्रित ही रहता है, स्वतंत्र कहीं पर रह नहीं सकता, अतः घटत्व क्या है, धर्म है। ठीक है, याते संबंध भी धर्म ही है। संबंध भी क्या है, धर्म के अंतर्गत आता है। जैसे घट पट का संयोग है, संयोग एक संबंध है, वह भी अन्य के आश्रित होकर ही रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता, अतः संबंध भी क्या है, धर्म है। और संबंध का अध्यास भी धर्माध्यास है। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए अब धर्म का भेद कर रहे हैं। धर्म 2 प्रकार का है, ठीक, परंतु धर्म 2 प्रकार का होवे। एक तो प्रतियोगी अनुयोगी की प्रतीति के अधीन प्रतीति का विषय होवे, पहला एक प्रकार का धर्म। ऐसा कुछ धर्म होता है, कोई धर्म होता है कि जो तो वही प्रतीत होता है जब उसका प्रतियोगी और अनुयोगी प्रतीत हो, है कि नहीं। प्रतियोगी अनुयोगी समझ में आया, उनकी प्रतीति रहेगी तब प्रतीति, ऐसा कुछ धर्म। वही उदाहरण, भूतल पर घट रखा है और भूतल और घट का संयोग है, तो संयोग रूप धर्म कैसा है, तो घट भूतल का और घट का संयोग है, वो संयोग रूप धर्म तभी प्रतीत होता है जब भूतल की प्रतीति रहेगी और घट की भी प्रतीति रहेगी। और उस संबंध का अनुयोगी है भूतल, प्रतियोगी है घट। जिसमें संबंध, जिसमें धर्म, वो अनुयोगी, जिसका वो प्रतियोगी। तो घट प्रतियोगी हुआ, भूतल अनुयोगी हुआ। उन दोनों की प्रतीति रहेगी तभी उन संयोग रूप संबंध की, धर्म की क्या रहेगी, प्रतीति रहती है। लग गया, वही दिया। एक तो प्रतियोगी अनुयोगी के प्रतीति के अधीन प्रतीति का विषय होवे है। और कोई धर्म, कुछ धर्म ऐसे भी होते हैं क्या, अनुयोगी मात्र की प्रतीति के अधीन प्रतीति के विषय होवे है। बस केवल उनका अनुयोगी का ज्ञान चाहिए, धर्म का ज्ञान हो जाता है, प्रतियोगी की जरूरत नहीं। जैसे घट में घटत्व है, तो घटत्व का आश्रय घट हुआ, अनुयोगी घट है, तो बस घट अनुयोगी का ज्ञान हुआ तो घटत्व का ज्ञान हो जाता है, बराबर। और कोई धर्म अनुयोगी मात्र की प्रतीति के अधीन प्रतीति के विषय होवे है। और कदाचित अनुयोगी प्रतीति बिना केवल धर्म की भी प्रतीति होवे। कभी कभी क्या होता है, अनुयोगी की प्रतीति नहीं है, फिर केवल धर्म की भी क्या हो जाती है, प्रतीति हो जाती है। जैसे उदाहरण दे रहे, जैसे घटत्वादिकन की प्रतीति में एक एक का उदाहरण दे रहे। पहला जो था उसके उदाहरण बाद में देंगे। बीच वाला था क्या, अनुयोगी मात्र प्रतीति के अधीन प्रतीति होती है, कुछ धर्म ऐसे होते हैं, उसका उदाहरण। जैसे घटत्वादिकन की प्रतीति में घटत्व की प्रतीति होती है, तब घटत्वादिकन की प्रतीति में अनुयोगी मात्र की प्रतीति की अपेक्षा है। अनुयोगी कौन, घट, बस उसकी केवल क्या चाहिए, प्रतीति। अनुयोगी मात्र की प्रतीति की अपेक्षा है, लग गया। और घटत्व नित्य है। अब दूसरा, तीसरा, 3 नंबर में था ना, कदाचित अनुयोगी प्रतीति के बिना केवल धर्म की भी प्रतीति होती है, उसका उदाहरण। जैसे घटत्व नित्य कह दिया, घटत्व क्या है, नित्य। इत्यादि वाक्य जन्य प्रतीति में, इस वाक्य से जो प्रतीति होती है उसमें ज्ञान होता है, उसमें अनुयोगी प्रतियोगी की भी अपेक्षा नहीं, अनुयोगी की भी अपेक्षा नहीं
अच्छा, अनुयोगी प्रतीति की भी अपेक्षा नहीं है कि नहीं, घटत्व नित्य है तो उसके लिए घट की प्रतीति चाहिए तभी घटत्व नित्य समझ में आएगा, ऐसी बात है क्या? नहीं। घटत्व नित्य इस बात को समझने के लिए घट की प्रतीति होनी चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो न अनुयोगी की प्रतीति की जरूरत है न प्रतियोगी की प्रतीति की जरूरत है। इत्यादि वाक्यजन्य प्रतीति में अनुयोगी प्रतीति की भी अपेक्षा नहीं। लग गया? इस रीति से दो प्रकार का धर्म हो गया है। लग गया? हो गया इतना? अनुयोगी प्रतियोगी की प्रतीति बिना जाकी प्रतीति होवे नहीं, ऐसे धर्म को संबंध कहे है। कुछ धर्म ऐसे होते हैं कि उनकी प्रतीति तभी होती है जब अनुयोगी की भी प्रतीति लगती है और प्रतियोगी की भी प्रतीति लगती है। दोनों की प्रतीति रहे बिना प्रतीत होता नहीं, ऐसा धर्म। उदाहरण संबंध। अनुयोगी प्रतियोगी की प्रतीति बिना जाकी प्रतीति होवे नहीं, ऐसे धर्म को संबंध कहे है। लग गया? और घटत्वादिकन को केवल धर्म कहे है, संबंध कहे नहीं। संबंध नहीं कह सकते घटत्व को। और घटत्व रूप धर्म की प्रतीति के लिए केवल अनुयोगी की प्रतीति अपेक्षित है। अनुयोगी कौन हुआ? घट। उसकी प्रतीति रहेगी तो घटत्व की प्रतीति हो जाती है। लग गया? और घटत्वादिकन को केवल धर्म कहे है, संबंध कहे नहीं। लग गया? नहीं इतना? इस रीति से हाँ। और अनुयोगी प्रतियोगी की प्रतीति बिना जाकी प्रतीति होवे नहीं, ऐसे धर्म को संबंध कहे है। और घटत्वादिकन को केवल धर्म कहे है, संबंध कहे नहीं। इस रीति से संबंधाध्यास भी धर्माध्यास ही है। इसलिए संबंध का अध्यास किसके अंतर्गत आ जाता है? धर्माध्यास के अंतर्गत आता है। लग गया? इस रीति संबंधाध्यास भी धर्माध्यास ही है। उक्त रीति से सकल भ्रम में दोनों लक्षण संभव है। जितने भी भ्रम है बराबर सब में लक्षण घटित हो जाते, दोनों भी। अध्यास के दो लक्षण किए अभी तक। एक अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आभास अध्यास कहिए, और स्वाभाव अपने अभाव के अधिकरण में आभास को अध्यास कहिए। दोनों लक्षण सभी अध्यासों में घट जाते हैं। उक्त रीति से सकल ब्रह्म में दोनों लक्षण संभव है। लग गया? अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला आभास अध्यास कहिए, पहला लक्षण। अथवा स्वभाव है ना, स्वा चाहिए, स्व अभाव, ऐसा स्व अभाव अधिकरण में आभास अध्यास कहिए। हो गया? भ्रम काल में अनिर्वचनीय विषय और का ज्ञान उपजे। जब भी भ्रम होता है ना, जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम हुआ तो अनिर्वचनीय कौन? सर्परूप विषय और उसका ज्ञान, दोनों भी अनिर्वचनीय उत्पन्न होते हैं। भ्रम काल में अनिर्वचनीय विषय और का ज्ञान उपजे, याते दोनों लक्षण अध्यास के संभव है। कि नहीं? अध्यास के दोनों लक्षण यहाँ पर संभव है। परंतु परोक्ष अपरोक्ष भेद से भ्रम दो प्रकार का है। भ्रम भी दो प्रकार का है, परोक्ष भ्रम, अपरोक्ष भ्रम। अपरोक्ष भ्रम के उदाहरण तो कहे अभी ऊपर बहुत सारे बताए। अपरोक्ष भ्रम के उदाहरण, रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम, शुक्ति के ऊपर रजत का भ्रम, ये सब क्या है? अपरोक्ष भ्रम है। अपरोक्ष भ्रम के उदाहरण तो कहे, और जहाँ वन्नी शून्य देश में वन्नी का अनुमिति ज्ञान होवे सो परोक्ष भ्रम है, सो इस रीति से होवे। ठीक? परोक्ष भ्रम का उदाहरण जैसे पर्वत पर वन्नी नहीं है, वन्नी शून्य, वन्य नहीं है, किंतु अनुमान कर लिया पर्वत वन्यमान धूमात, बोलेंगे वन्य नहीं तो धूम कहाँ से आएगा? धूम भी नहीं है, किंतु भ्रम हो गया कि धूम है करके। कभी कभी क्या होता है, धूली पटल होता है, वाट उड़ा दी जाती है या गाड़ियाँ दी जाती है तो धूल बहुत उड़ती है, दूर से ऐसा लगता है कि धूम है, तो धूल को धूम समझ लिया और अनुमान कर लिया पर्वत वन्यमान धूमा। तो वहाँ पर पर्वत पर वन्य है क्या? किंतु वन्य का अनुमिति ज्ञान हुआ कि नहीं? वो भ्रम ज्ञान है। वन्य नहीं होने पर भी वन्य का ज्ञान हो रहा है, किंतु वह ज्ञान, वो भ्रम कैसा है? परोक्ष भ्रम है, प्रत्यक्ष नहीं। जहाँ वन्य शून्य देश में वन्य का अनुमिति ज्ञान होवे सो परोक्ष भ्रम है, सो इस रीति से है। कैसे? महान सत्व वन्य का व्याप्य नहीं। हमने तो उदाहरण दे दिया अभी धूलिपटल वन्य का पर्वत पर,
वो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मानस, मानस मतलब रसोईघर, उसमें धर्म है मानसत्व, बराबर। तो मानसत्व वन्य का व्याप्य नहीं है। वन्य का व्याप्य है क्या मानसत्व? जैसे वन्य का व्याप्य है कौन? धूम। अतः जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ वहाँ वन्य। उस प्रकार वन्य का व्याप्य मानसत्व नहीं है। अर्थात जहाँ जहाँ मानसत्व वहाँ वहाँ वन्य, ऐसी कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे मानस रसोईघर वन्य के बिना भी है कि नहीं? कल बनाया था, आज बनाया नहीं, तो वन्य है नहीं वहाँ। भोजनादि बनाया नहीं, आज लग गया ना। तो मानसत्व वन्य का व्याप्य नहीं है। और मानस में बारंबार वन्य देखी के, बार बार देखा है वन्य, किसको? मानस में। मानस में बारंबार वन्य देखी के मानसत्व का व्याप्यता भ्रम हो जावे। तो वन्य का व्याप्य है कौन? मानसत्व। ऐसा क्या हो गया? भ्रम। फिर एक दिन अनुमान कर लिया। कैसा आकार दे रहे उसका? मानसत्व का व्याप्यता भ्रम हो जावे तहा वन्य शून्य काल में, मानस में वन्य नहीं है, ऐसे काल में ऐसा अनुमान हो गया है क्या? इदम मानसम, मानसे है ना, तो मानसम, इदम मानसम पक्ष है, वन्यमत साध्य, मानसत्वात् हेतु, पूर्व दृष्ट मानसव दृष्टांत। ठीक है। इदम मानसम, यह मानस वन्य वाला है। क्यों? मानस होने से। क्योंकि यत्र यत्र मानसत्व तत्र तत्र वन्यमत्व है कि नहीं? ऐसा ज्ञान कर लिया। तो पूर्व दृष्ट मानसत्व, इस रीति से मानस में वन्य का अनुमिति रूप भ्रम ज्ञान हो गए। मानस में वन्य है नहीं, किंतु वन्य का अनुमिति रूप ज्ञान हुआ, किंतु वो ज्ञान कैसा है? भ्रम ज्ञान है, यथार्थ नहीं। इस रीति से मानस में वन्य का अनुमिति रूप भ्रम ज्ञान हो गए ना। तो वो भ्रम ज्ञान है, वो कैसा भ्रम है? वो परोक्ष भ्रम है। परोक्ष भ्रम का उदाहरण और उदाहरण दे रहे परोक्ष भ्रम का, देखिए। और विप्रलंबक वाक्य से वन्य का शब्द भ्रम हो गए, है कि नहीं? वन्य है नहीं, कोई ठकाने वाला आदमी है और उसको पूछा, अरे भाई हमको वन्य की जरूरत है, कहाँ मिलेगा? जाओ आओ आओ, है वन्य, जाओ। गया, वन्य नहीं था, किंतु वन्य है ऐसा भ्रम हुआ कि नहीं? पहले वाक्य सुनने के बाद तो वन्य नहीं है, तो भी वन्य है ऐसा ज्ञान हुआ। तो वो ज्ञान कैसा है? भ्रम ज्ञान है, परोक्ष भ्रम। विप्रलंबक वाक्य से वन्य का शब्द भ्रम हो गया है, सो दोनों परोक्ष ज्ञान है कि नहीं? वन्य शून्य देश में वन्य का अनुमिति ज्ञान और वन्य शून्य देश में वाक्य से वन्य का ज्ञान, दोनों भी क्या है? भ्रम। किंतु कौन सा भ्रम है? परोक्ष। सो दोनों परोक्ष ज्ञान है, परंतु जहां परोक्ष भ्रम होवे ता अनिर्वचनीय विषय की उत्पत्ति मानी नहीं। लग गया? जहां अपरोक्ष भ्रम होता है वहां पर ही अनिर्वचनीय वस्तु और वस्तु का ज्ञान अनिर्वचनीय उत्पन्न होते हैं, किंतु जहां परोक्ष भ्रम है वहां अनिर्वचनीय वस्तु की उत्पत्ति मानी नहीं। फिर क्या माना है? दे रहे, परंतु जहां परोक्ष भ्रम होवे ता अनिर्वचनीय विषय की उत्पत्ति मानी नहीं। लग गया? किंतु तिस देश में असत वन्य की प्रतीति हो, वन्य है नहीं किंतु प्रतीति हो रही है। याते अध्यास लक्षण का लक्ष्य तो परोक्ष भ्रम नहीं है, इसलिए अध्यास का जो लक्षण किया है पीछे, दो प्रकार का लक्षण, उसका लक्ष्य कौन है? अपरोक्ष भ्रम है, परोक्ष भ्रम नहीं। याते अध्यास लक्षण का लक्ष्य तो परोक्ष भ्रम नहीं है। और वन्य के अभावाधिकरण में वन्य की प्रतीति होने ते स्वाभावाधिकरण में आवास है। लग गया? विषय और ज्ञान को आवास कहे है। आवास मतलब क्या? विषय और ज्ञान। और जहाँ परोक्ष भ्रम है वहाँ विषय नहीं है, केवल ज्ञान है। फिर वहाँ हाँ, और वन्य के अभाव अधिकरण में, वन्य का क्या है? अभाव, और वन्य की क्या हो रही है? प्रतीति। और वन्य के अभावाधिकरण में वन्य की प्रतीति होने ते, लग गया? प्रतीति, हाँ, ज्ञान। इसलिए परोक्ष भ्रम जो है उस परोक्ष भ्रम ज्ञान में
लक्षण घट जाएगा, है कि नहीं। पंक्ति देखिए, और वन्नी के अभावाधिकरण में, वन्नी का अभाव का अधिकरण है, वन्नी नहीं है वहां पर मानस आदि में, और वन्नी की क्या हो रही है, प्रतीति, परोक्ष ब्रह्म। वन्नी के अभाव अधिकरण में वन्नी की प्रतीति होने ते स्वाभावाधिकरण में अवभास है, स्व अभाव, अलिखी वहां स्व लिखा ना, स्वा चाहिए, स्वाभाव अधिकरण में अवभास है। आगे विषय और ज्ञान को अवभास कहे, किंतु अवभास शब्द का अर्थ क्या है, विषय और ज्ञान। विषय और ज्ञान को अवभास कहे हैं। वन्नी के अभावाधिकरण में वन्नी का परोक्ष ज्ञान रूप अवभास होने थे उक्त लक्षण की यद्यपि अतिव्याप्ति होवे। आपने क्या कहा अभी ऊपर कि लक्षण का लक्ष्य परोक्ष ब्रह्म नहीं है, अपरोक्ष ब्रह्म है, किंतु परोक्ष ब्रह्म में लक्षण जा रहा है। कैसे जा रहा है, पंक्ति देखिए, वन्नी के अभाव अधिकरण में, मिल गया, जहां मानस में वन्नी नहीं है और वन्नी का ज्ञान हो रहा है, परोक्ष ब्रह्म। अभाव अधिकरण में वन्नी का परोक्ष ज्ञान रूप अवभास है ना, तो स्व अभाव के अधिकरण में अवभास तो हुआ, तो लक्षण गया, तो लक्षण गया मतलब क्या हुआ फिर, अतिव्याप्ति। क्योंकि जो अपना लक्षण नहीं है वहां पर भी यदि लक्षण जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अतिव्याप्ति। तुम्हारा जो भ्रम का लक्षण है उसका लक्ष्य कौन बताया, अपरोक्ष ब्रह्म, परोक्ष ब्रह्म नहीं। और परोक्ष ब्रह्म में यदि लक्षण जाएगा तो क्या होगी, अतिव्याप्ति। फिर यहाँ तो लक्षण जा रहा है, जहां वन्नी शून्य देश में वन्नी की परोक्ष भ्रांति हो रही है, वहां पर भी वन्नी के अभाव के अधिकरण में वन्नी का ज्ञान हो रहा है ना, तो लक्षण तो जा रहा है ना, तो क्या हो गई अतिव्याप्ति। वन्नी के अभाव अधिकरण में वन्नी का परोक्ष ज्ञान रूप अवभास होने थे उक्त लक्षण की यद्यपि अतिव्याप्ति हो गया, लग गया। तथापि उक्त लक्षण में अवभास पद से अपरोक्ष ज्ञान का ग्रहण है। तथापि उक्त लक्षण में, उक्त शब्द, उक्त मतलब भ्रम का जो लक्षण किया है, स्वाभाव अधिकरण में अवभास, अवभास पद का अर्थ हमारा है अपरोक्ष ज्ञान। अतः परोक्ष भ्रम में लक्षण जाएगा नहीं, वहां पर भी अवभास है किंतु परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष नहीं। तथापि उक्त लक्षण में अवभास पद से अपरोक्ष ज्ञान का ग्रहण है, लग गया। याते परोक्ष भ्रम विषय अध्यास लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं, इसलिए परोक्ष भ्रम में अध्यास के लक्षण की नहीं होगी क्या, अतिव्याप्ति, क्योंकि वह अवभास नहीं है, क्या है, किंतु अवभास पद से लक्षण में जो अवभास पद आया है उससे हमको अभिप्रेत कौन है, अपरोक्ष अवभास, अपरोक्ष ज्ञान। और परोक्ष भ्रम जहां हो रहा है वह परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष नहीं, अतः लक्षण जाएगा नहीं। जहां परोक्ष भ्रम होवे तिस स्थान में तो जिस रीति से नैयायिकादिक अन्यथा ख्यात्यादिकन से निर्वाह करे, जहां परोक्ष भ्रम होता है वहां पर नैयायिक लोग आदि क्या मानते हैं, अन्यथा ख्याति। उस प्रकार हम भी परोक्ष भ्रम स्थल में क्या मान लेते हैं, अन्यथा ख्याति। जहां परोक्ष भ्रम होवे तिस स्थान में तो जिस रीति से नैयायिकादिक अन्यथा ख्यात्यादिकन से निर्वाह करे, संगति लगा लेते हैं, तासे विलक्षण कहने में अद्वैतवादी आग्रह नहीं है। तासे विलक्षण कहने में अद्वैतवादी आग्रह नहीं, मतलब अद्वैतवादी वेदांती उससे विलक्षण बताने में आग्रह नहीं धरते हैं, वैसे ही मान लेते। कहाँ पर, परोक्ष भ्रम स्थल में। किससे निर्वाह कर लेते हैं, अन्यथा ख्याति से। अपरोक्ष भ्रम विषय ही पारिभाषिक अध्यास विलक्षण माने हैं, किंतु जहाँ अपरोक्ष भ्रम होता है वहां पर तो पारिभाषिक क्या है, अध्यास का लक्षण है। पारिभाषिक मतलब जो अन्य शास्त्रकारों ने माना नहीं है और वेदांतियों ने माना है, तो उनके लिए वो क्या हुआ, पारिभाषिक, अपनी परिभाषा से, ठीक है ना। अपरोक्ष भ्रम विषय ही पारिभाषिक अध्यास विलक्षण माने हैं। काहे थे, क्यों ऐसा, कर्तृत्वादि अनर्थ भ्रम अपरोक्ष है। सभी लोगों को भ्रम हुआ है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, और अपरोक्ष भ्रम है, और वो अनर्थ के लिए कारण है, क्योंकि स्वयं में कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रहेगा तो ब्रह्मबोध हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ब्रह्म कैसा है,
कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म से रहित है। और उस ब्रह्म के साथ अपना आवेग कब होगा? जब अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं मानेगा। तो नहीं मानेगा मतलब है क्या वास्तविक? फिर नहीं मानना ऐसी बात नहीं। अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व जो प्रतीत हो रहा है वो उपाधि के कारण, उपाधि जो अंतःकरणादिक है उनके साथ क्या हुआ है? तादात्म्य। अतः उपाधि के धर्म अपने में लाद ले रहा है आदमी, किंतु उस भ्रम को छोड़ना है। कर्तृत्व भोक्तृत्व अंतःकरणादिक के है, और अंतःकरणादिकों का जो अधिष्ठान साक्षी चैतन्य, उसमें न तो कर्तृत्व है न तो भोक्तृत्व है। कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म से रहित है आत्मा। ब्रह्म भी कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है, अतः दोनों का भेद हो जाता है। ठीक कहे थे कर्तृत्वादिक अनर्थ ब्रह्म अपरोक्ष है, ताके स्वरूप में ज्ञान निवर्तिता के अर्थ अध्यास का निरूपण है। वो जो अनर्थ भ्रम है, अनर्थ कराने वाला भ्रम है कर्तृत्वादिकों का, वो उसमें भ्रम का लक्षण जाना आवश्यक है, क्योंकि वो भ्रम रूप सिद्ध होंगे तभी ज्ञान से निवृत्त होंगे। ज्ञान से उस वस्तु की निवृत्ति होती है जो भ्रम रूप होती है, कल्पित होती है। सत्य वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से होती नहीं है। कर्तृत्वादिक अनर्थ भ्रम अपरोक्ष है, ताके स्वरूप में लग गया ना, ज्ञान निवर्तता के अर्थ उनकी ज्ञान से निवृत्ति होने के लिए अध्यास का निरूपण है। याते अपरोक्ष भ्रम को ही दृष्टांतता के अर्थ अध्यासता प्रतिपादन में आग्रह है। लग गया यात, इसलिए अपरोक्ष भ्रम को ही दृष्टांतता के अर्थ, मतलब अपरोक्ष भ्रम, रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम, शुक्ति के ऊपर रजत का भ्रम है कि नहीं, वो अपरोक्ष भ्रम की दृष्टांत है। और वो क्यों बताने हैं कि जैसे वहां पर अपरोक्ष भ्रम है ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, उस प्रकार कर्तृत्वादिक अनर्थ भ्रम भी अपरोक्ष है और उसकी भी निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है। इसके लिए वो दृष्टांत बन सकते हैं, इसलिए उसका निरूपण करने में आग्रह है। लग गया पंक्ति? देखो याते अपरोक्ष भ्रम को ही दृष्टांत क्या अर्थ, मतलब दृष्टांत के लिए अध्यासता प्रतिपादन में क्या है? आग्रह है। परोक्ष भ्रम विषय शास्त्रांतर से विलक्षणता कहने में प्रयोजन नहीं। परोक्ष भ्रम जैसा अन्य शास्त्रकारों ने जैसी उसकी संगति लगाई है वैसी भी संगति लगा लेते हैं तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है परोक्ष भ्रम के बारे में। परोक्ष भ्रम विषय शास्त्रांतर से विलक्षणता कहने में प्रयोजन नहीं। लग गया? और अप्रोक्ष भ्रम विषय उक्त रीति से लक्षण का समन्वय हो गए, और अप्रोक्ष भ्रम जहाँ भी है वहां पर तो लक्षण का समन्वय हो जाता है। किसका लक्षण? भ्रम का लक्षण, अध्यास का लक्षण, दोनों प्रकार का लक्षण समन्वित हो जाता है। लग गया इतना? चलिए आगे। तो 14 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ। अब 15 नंबर का शीर्षक, सिद्धांत सम्मत अनिर्वचनीय ख्याति की रीति सांप्रदायिक मत। बराबर सिद्धांत मत, वेदांत मत, उसके अनुसार अनिर्वचनीय ख्याति की क्या देना है? अभी रीति, पद्धत, कैसा कैसी होती है अनिर्वचनीय ख्याति। सिद्धांत में अनिर्वचनीय ख्याति है ताकि यह रीति है। लग गया? कैसे? जहां रज्जु आदि कण में सर्पाधिक भ्रम होवे, रज्जु में भ्रम होता है किसका? सर्प का भ्रम होवे, ता अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास का हेतु है। अधिष्ठान रज्जु, उसका क्या चाहिए? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब सामान्य ज्ञान मतलब इदम रूप से कुछ तो है, सामान्य ज्ञान हुआ, विशेष रूप का ज्ञान नहीं है। ये रज्जु ही है, ऐसा जब ज्ञान होगा तब उसको कहेंगे विशेष ज्ञान। किंतु रज्जु है कि क्या है मालूम नहीं, कुछ तो है। ये हुआ क्या? सामान्य ज्ञान। तो अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास का हेतु है। याते रज्जु का ईदम आकार सामान्य ज्ञान हो गए। बराबर? रज्जु का ईदम रूप से क्या होता है? सामान्य ज्ञान हो गए। सो सामान्य ज्ञान दोष सहित नेत्र रूप प्रमाण से उपजे है, याते प्रमाण है। और वो सामान्य ज्ञान भले दोष सहित नेत्र से उत्पन्न हुआ है तो भी प्रमाण है, क्योंकि उसका बाद नहीं होता है। जब रज्जु का ज्ञान हो जाता है बाद में तो भी ईदम का ज्ञान रहता है, उसका बाद होता है क्या? सर्प ज्ञान का बाद होता है। लग गया?
इसलिए इदम ज्ञान यह प्रमा ज्ञान है, क्योंकि नेत्र रूप प्रमाण से उत्पन्न हुआ है। ठीक। सो सामान्य ज्ञान दोष सहित नेत्र रूप प्रमाण से उपजे है, याते प्रमा है। लग गया। तीसरा दोष सहित नेत्रजन्य, दोष सहित नेत्र से जन्य उत्पन्न क्या, इदमाकार उत्यावच्छिन्न चेतनस्त अविद्या का परिणाम सर्प ज्ञान होवे है। अंतकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर रज्जु देश तक गई, ज्ञान हुआ इदम, सामान्य रूप से पहले इदम कुछ तो है, तो उस इदमाकार उत्यावच्छिन्न कौन है, चेतन। उस चेतन में स्थित है कौन, अविद्या, और उस अविद्या का परिणाम क्या, सर्प, और सर्प का ज्ञान। उस अविद्या के तमोगुण का परिणाम सर्प, उस अविद्या के सत्वगुण का परिणाम सर्प का ज्ञान। तीसरा दोष सहित नेत्रजन्य इदमाकार वृत्त्या, इदमाकार वृत्ति है ना, वृत्त्यावच्छिन्न चेतनस्थ अविद्या का परिणाम क्या होता है, सर्प ज्ञान हो गए। ताकू ज्ञानाभास कहे, उसको ज्ञानाभास कहिए, ज्ञानाध्यास कहिए। ठीक। दोष सहित नेत्र का रज्जु से संबंध हुई, नेत्र में दोष है, तिमिर वगैरह मंदांधकार दोष है, ऐसे दोष सहित नेत्र का रज्जु के साथ क्या हुआ, संबंध हुआ। तो दोष सहित नेत्र का रज्जु से संबंध हुए, अंतकरण की इदमाकार वृत्ति तो रज्जु देश में गई, अंतकरण की इदमाकार वृत्ति कहाँ गई, रज्जु देश तक गई, रज्जु देश में गई। याते इसलिए प्रमातृ चेतन और इदमावच्छिन्न चेतन की उपाधि एक देश में होने थे, दो उपाधि एकत्र आ गई, प्रमातृ चेतन उसकी उपाधि कौन, अंतकरण, और इदमावच्छिन्न चेतन उसकी उपाधि वृत्ति। हाँ नहीं, इदमावच्छिन्न चेतन, चेतन इदम कौन, रज्जु, इदमावच्छिन्न चेतन मतलब रज्जुआवच्छिन्न चेतन। प्रमातृ चेतन और इदमावच्छिन्न चेतन की उपाधि, दो उपाधि, अंतकरण और रज्जुरूप उपाधि, उपाधि एक देश में होने थे, प्रमातृ चेतन से इदमावच्छिन्न चेतन का भेद रहे नहीं। जैसे वृत्ति घट तक जाती है तब प्रमातृ चेतन का और घटावच्छिन्न चेतन का क्या होता है, अभेद, बराबर। क्योंकि जिस उपाधि के कारण दो चेतनों का भेद है, वो उपाधियां एक जगह आती है तो चेतन का भेद रहता नहीं है। उसी प्रकार अंतकरण की वृत्ति नेत्र के द्वारा निकलकर रज्जु तक गई, बराबर, किंतु रज्जु रज्जु रूप से समझ में नहीं आई, इदम रूप से समझ में आई। अतः इदमावच्छिन्न चेतन और प्रमाता चेतन है कि नहीं, वृत्ति के द्वारा गया तो दोनों का क्या हुआ, अभेद। कौन दोनों का, प्रमातृ चेतन का और इदमावच्छिन्न चेतन का क्या हुआ है, अभेद होने थे। प्रमातृ चेतन से इदमावच्छिन्न चेतन का भेद रहे नहीं, या ते रज्जु का सामान्य इदम रूप प्रत्यक्ष है। रज्जु का सामान्य इदम रूप क्या है, प्रत्यक्ष है, इदम कुछ तो है। और प्रत्यक्ष विषय का इदमाकार ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, विषय प्रत्यक्ष होता है तो उसका ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है। अतः इदम का जो वृत्ति रूप ज्ञान है वो भी कैसा है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विषय का इदमाकार ज्ञान भी प्रत्यक्ष। जिस विषय का प्रमातृ चेतन से अभेद होवे सो विषय प्रत्यक्ष कही है। जो भी कोई विषय घटपट आदि जिसका प्रमातृ चेतन के साथ क्या होता है, अभेद, तब उस विषय को कहते हैं क्या, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। और उस विषय का ज्ञान भी प्रत्यक्ष। जिस विषय का प्रमातृ चेतन से अभेद होवे सो विषय प्रत्यक्ष कही है, और प्रत्यक्ष विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष कही है। लगा इतना। अथवा तो विषय को प्रत्यक्ष बता दिया, क्यों, प्रमातृ चेतन का और विषय चेतन का अभेद होने से। इसी बात को अब दूसरे ढंग से बता रहे हैं, विषय का प्रत्यक्ष है कैसे, देखिए। अथवा प्रमाण चेतन से विषय चेतन का अभेद ही ज्ञान के प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है, प्रयोजन है ना, प्रयोजक है। ठीक है, देखो भाई, तो ज्ञान प्रत्यक्ष है कब, विषय प्रत्यक्ष रहता है तब। और विषय प्रत्यक्ष कब, जब प्रमातृ चेतन का विषय चेतन के साथ क्या होता है, उसी को दूसरी रीति से बता रहे हैं। जैसे प्रमातृ चेतन का विषय चेतन के साथ अभेद बताया, उस प्रकार प्रमाण चेतन का विषय चेतन के साथ भी क्या है, अभेद।
फिर जहां पर प्रमाण चेतन का विषय चेतन के साथ अभेद है, वहां पर भी विषय क्या है? प्रत्यक्ष, और उसका ज्ञान प्रत्यक्ष। प्रमाण चेतन मतलब वृत्ति चेतन, तो वृत्ति चेतन का विषय के चेतन के साथ अभेद कहो, या प्रमातृ चेतन का विषय चेतन के साथ अभेद कहो, बात एक ही है। अथवा प्रमाण चेतन से प्रमाण चेतन के साथ विषय चेतन का अभेद ही ज्ञान के प्रत्यक्षत्व का क्या है? प्रयोजक है। उक्त स्थल में प्रमातृ चेतन का अभेद ही वृत्ति द्वारा हुआ है, क्योंकि वृत्ति इदम अवचिन्न चेतन, प्रमातृ चेतन इधर अंतःकरण अवचिन्न चेतन प्रमातृ चेतन, उधर इदम अवचिन्न चेतन, और बीच में कौन है? वृत्ति। तो वृत्ति के द्वारा ही तो प्रमातृ चेतन का विषय चेतन का क्या हुआ है? अभेद। और जब प्रमातृ चेतन का विषय चेतन के साथ अभेद रहता है, तब प्रमाण चेतन का भी विषय चेतन के साथ क्या होता है? अभेद। क्योंकि वृत्त्यावचिन्न चेतन ही है प्रमाण चेतन। बात लगी? उक्त स्थल में प्रमातृ चेतन का अभेद ही वृत्ति द्वारा है ना, मिला ना पंक्ति? तो पंक्ति देखिए थोड़ी सी। उक्त स्थल में प्रमातृ चेतन का अभेद ही है ना, ही को काटकर भी लिखिए, अभेद भी। तो उक्त स्थल में प्रमातृ चेतन का अभेद भी वृत्ति द्वारा हुआ है, या तो वृत्ति रूप प्रमाण चेतन का विषय चेतन से अभेद भी अबाधित है। बराबर? प्रमातृ चेतन का विषय चेतन के साथ जब अभेद रहता है, तब प्रमातृ चेतन का विषय चेतन के साथ जब अभेद रहता है, तब प्रमाण चेतन का भी विषय चेतन के साथ क्या रहता है? अभेद रहता है। या तो वृत्ति प्रमाण चेतन का विषय चेतन से अभेद भी अबाधित है। उदाहरण दे रहे, जैसे तड़ाग जल का कुली द्वारा केदार जल से अभेद हो गया है। तड़ाग मतलब तालाब, कुली मतलब पाठ, दांड, नहर, क्या कहते हैं उसको? पानी बह बह कर जाता है ना जिससे, हाँ मराठी में पाठ कहेंगे, हिंदी में नहर कहेंगे, ठीक है ना, संस्कृत में कुली कहेंगे, कुली द्वारा। तड़ाग जल का कुली द्वारा केदार जल से अभेद हो। केदार जल आड़ा, वाफा, जमीन में चौकोनी आयताकृति बनाते हैं ना, जिसमें कुछ बीज आदि डाल देते, तो उसको कहते हैं क्या? जमीन में बनाया हुआ केदार, ठीक है ना। तो तीन जल यहाँ पर, तड़ाग जल, कुली जल, केदार जल, बराबर। तो कुली के द्वारा, कुली के माध्यम से तड़ाग जल का केदार जल के साथ क्या है? अभेद है। और जब तड़ाग जल का केदार जल के साथ अभेद है, तब कुली जल का केदार जल के साथ अभेद है कि नहीं? बस ये तो बात है। जैसे तड़ाग जल का कुली द्वारा केदार जल से अभेद होवे, ता कुली जल का भी केदार जल से क्या होता है? अभेद होवे। यहाँ तड़ाग जल समान प्रमातृ चेतन है। तड़ाग जल के समान कौन लेना है यहाँ पर? प्रमातृ चेतन। कुली समान वृत्ति है, लंबायमान वृत्ति है, और कुली जल समान केदार जल, कुली जल समान विषय चेतन, सॉरी पुनः देखिए, या तड़ाग जल समान प्रमातृ चेतन, कुली समान वृत्ति, और कुली जल समान प्रमाण चेतन। अब लगी? तो कुली समान वृत्ति है और कुली जल समान वृत्ति चेतन है, जिसको प्रमाण चेतन भी कहते हैं। और केदार समान कौन है? विषय, और केदार जल समान विषय चेतन। केदार समान विषय और केदारस्थ जल समान, वहां पर है ना, थोड़ा काट दीजिए, केदार स्थान जल, ऐसा है ना, तो केदार स्थान की जगह केदारस्थ जल समान, इतना ही ठीक है। हो गया ना? केदार में विद्यमान जो जल, उस जल के समान कौन? विषय चेतन। इतना लग गया ना? यद्यपि उक्त दृष्टांत से
विषय चेतन का प्रमातृ चेतन से अभेद संभव है। बराबर। केदार जल का तड़ाक जल के साथ कुली के द्वारा क्या है? अभेद। उस प्रकार विषय चेतन का प्रमातृ चेतन के साथ वृत्ति द्वारा अभेद। विषय चेतन का प्रमातृ चेतन से अभेद संभव है, परंतु प्रमातृ चेतन से घटाधिक विषय का अभेद संभव है नहीं। प्रमातृ चेतन के साथ घटावचन चेतन का अभेद है क्योंकि वृत्ति घट तक गई है, किंतु घट का प्रमातृ चेतन के साथ अभेद नहीं है। घट जड़ है ना, परंतु प्रमातृ चेतन से घटाधिक विषय का अभेद संभव ही नहीं। लग गया? उदाहरण जैसे तड़ाक जल से कुली द्वारा केदार जल का अभेद हो गया है। तड़ाक जल का कुली द्वारा केदार जल के साथ क्या होता है? किंतु कोई कहेगा कि तड़ाक जल के साथ केदार का अभेद है, होगा क्या? केदार तो पार्थिव है ना, पृथ्वी का बना हुआ है, उसका तड़ाक जल के साथ अभेद नहीं है। जैसे तड़ाक जल से कुली द्वारा केदार जल का अभेद हो गए और पार्थिव केदार का, पार्थिव मतलब पृथ्वी का भाग जो केदार, उसका तड़ाक जल से अभेद होवे नहीं। लग गया? याते घटाधिक विषय के प्रत्यक्ष में प्रमातृ चेतन से अभेद हेतु कया सो संभव है नहीं। लग गया जी? शंका है। याते घटाधिक विषय के प्रत्यक्ष में, घटाधिक विषय का प्रत्यक्ष कहते समय क्या बताया था? प्रमातृ चेतन के साथ क्या अभेद का, विषय चेतन का अभेद का ना। हाँ, घटाधिक विषय के प्रत्यक्ष में प्रमातृ चेतन से अभेद हेतु कया सो संभवे नहीं। मतलब घटाधिक विषय का प्रमातृ चेतन के साथ अभेद प्रत्यक्ष का कारण है। कैसा होगा? घट का अभेद थोड़ी होगा प्रमातृ चेतन के साथ। हाँ, घटोपई चेतन का प्रमातृ चेतन के साथ अभेद हो सकता है, घट का अभेद कैसा होगा? और घट का अभेद कहोगे प्रत्यक्ष का प्रयोजक, तो प्रत्यक्ष होगा ही नहीं, प्रयोजक नहीं हो सकता है, ये कह रहे हैं। यदि घटाधिक विषय के प्रत्यक्ष में, मिल गया पंक्ति, प्रमातृ चेतन से अभेद हेतु कहा सो संभवे नहीं। शंका है, उत्तर दे रहे तथापि प्रमातृ चेतन से अभेद विषय के प्रत्यक्षत्व का हेतु है कि नहीं? भले हमने वाक्य प्रयोग ऐसा किया हो, प्रमातृ चेतन के साथ अभेद विषय का चाहिए, तब विषय का क्या होता है? प्रत्यक्ष, है कि नहीं? वही तथापि प्रमातृ चेतन से मतलब प्रमातृ चेतन के साथ अभेद विषय का अभेद, तो अभेद विषय के प्रत्यक्षत्व का हेतु है या कहने थे, किंतु ऐसा कहने पर भी तात्पर्य क्या है वो समझो। या कहने थे प्रमातृ चेतन की और विषय की एकता विवक्षित नहीं है। फिर किसकी एकता विवक्षित है? प्रमातृ चेतन की और विषय चेतन की, न कि विषय की। विषय का अभेद थोड़ी हम बताना चाहते हैं, विषय चेतन का अभेद बताना चाहते हैं। बात समझ में आई? यहाँ कहने थे प्रमातृ चेतन की और विषय की एकता विवक्षित नहीं है, किंतु फिर प्रमातृ चेतन की सत्ता से विषय की पृथक सत्ता नहीं होवे, यह अभिप्रेत है। प्रमातृ चेतन का विषय चेतन के साथ अभेद होता ही है, किंतु जब हम कहते हैं घटाधिक विषय का, जब प्रमातृ चेतन के साथ अभेद होता है तब घटादि विषय का प्रत्यक्ष होता है। ऐसा वाक्य प्रयोग जब हम करते हैं तब घटादि विषय का प्रमातृ चेतन के साथ अभेद बताने में तात्पर्य नहीं है। फिर तात्पर्य किस बात के लिए है? कि घटाधिक विषय प्रमातृ चेतन की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला नहीं है, यह अभिप्रेत है। जब तक वृत्ति घट तक नहीं गई, प्रमातृ चेतन अलग है, घट उपई चेतन अलग है, तब तो घट की सत्ता का है घटोपई चेतन के ऊपर आश्रित है। घटोपई चेतन की सत्ता से सत्तावान है कौन? घट। बराबर है कि नहीं? तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, किंतु जब वृत्ति घट तक जाती है, घट के आकार बनती है, तब घटोपई चेतन का और वृत्तिपई प्रमातृ अंतकरणोपई चेतन का क्या होता है? अभेद। तो ऐसी स्थिति में
वह घट अब प्रमातृ चेतन की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला नहीं है, इसलिए उस घट का क्या होता है? प्रत्यक्ष। तो उस घटादि विषय का अभेद बताने में तात्पर्य नहीं है, अपितु घटादि विषय की सत्ता जब प्रमातृ चेतन से अतिरिक्त नहीं होती है तब घटादि विषय का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और जब प्रमातृ चेतन से अतिरिक्त सत्ता वाला रहता है कौन? घटादि, तब वो प्रत्यक्ष, यह अभिप्राय है। किंतु प्रमातृ चेतन की सत्ता से लग गया विषय की पृथक सत्ता नहीं होवे, बराबर। किंतु प्रमातृ चेतन की सत्ता ही जा विषय की सत्ता होवे सो विषय प्रत्यक्ष होवे, ये नियम। क्या नियम है? प्रमातृ चेतन की सत्ता ही जा विषय की सत्ता होवे वह विषय प्रत्यक्ष। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाली नहीं होती है, बराबर। जब घट का प्रत्यक्ष होता है तब कब होता है? जब घटाकार वृत्ति होती है, तब प्रमातृ चेतन का और घटोपय चेतन का क्या हुआ? अभेद। और उस चेतन से, प्रमातृ चेतन से अतिरिक्त सत्ता वाला नहीं है कौन? घट। तभी हुआ प्रत्यक्ष किसका? घट का। किंतु प्रमातृ चेतन की सत्ता ही जा विषय की सत्ता होवे सो विषय प्रत्यक्ष होवे, यह अर्थ विवक्षित है। लग गया? यह अर्थ अपेक्षित है। घट का अधिष्ठान घटावच्छिन्न चेतन है कि नहीं? घट का अधिष्ठान कौन है? घटावच्छिन्न चेतन। पट का अधिष्ठान घटावच्छिन्न चेतन है, बराबर। घट का अधिष्ठान घटावच्छिन्न चेतन है, रज्जु का अधिष्ठान रज्जुवच्छिन्न चेतन है। इस रीति से सकल विषयन का अधिष्ठान विषयावच्छिन्न चेतन है। जितने भी घट पट मठ आदि विषय हैं सबका अधिष्ठान कौन है? उस विषय उपहित चेतन, विषयावच्छिन्न चेतन है। और अधिष्ठान की सत्ता से पृथक अध्यस्त की सत्ता हो भी नहीं, ये नियम है। अधिष्ठान रज्जु की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, किसकी? सर्प की। अधिष्ठान शुक्ति की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, किसकी? रजत की। और अधिष्ठान की सत्ता से पृथक अध्यस्त की सत्ता होवे नहीं, किंतु अधिष्ठान की सत्ता ही अध्यस्त की सत्ता होवे, बराबर। अधिष्ठान की सत्ता ही क्या होती है? अध्यस्त की सत्ता। रज्जु की सत्ता है इसलिए सर्प की सत्ता है, शुक्ति की सत्ता है इसलिए रजत की सत्ता है, किंतु अधिष्ठान की सत्ता ही अध्यस्त की सत्ता होवे। लग गया? या ते विषयावच्छिन्न चेतन की सत्ता से विषय की पृथक सत्ता नहीं, बराबर। विषयावच्छिन्न चेतन की सत्ता से अतिरिक्त विषय की सत्ता है क्या? नहीं। और उस विषय चेतन के साथ प्रमातृ चेतन का क्या हुआ? अभेद। अतः प्रमातृ चेतन की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, किसकी? विषय की। ये बताने में अभिप्राय है, तब वो विषय प्रत्यक्ष होता है। ठीक। यानी विषयावच्छिन्न चेतन की सत्ता से विषय की पृथक सत्ता नहीं है, और अंतःकरण की वृत्ति द्वारा प्रमातृ चेतन का विषय चेतन से क्या हुआ है? अभेद होवे तब प्रमातृ चेतन भी विषय चेतन से अभिन्न हुआ। प्रमातृ चेतन का और विषय चेतन का क्या हुआ है? अभेद हुआ है। अभिन्न हुआ, विषय का अधिष्ठान होवे, तब विषय का अधिष्ठान कौन है? प्रमातृ चेतन, बराबर है कि नहीं? वृत्ति विषय तक जाने के पहले विषयावच्छिन्न चेतन ही अधिष्ठान था विषय का। अब वृत्ति विषय तक गई, उस घटादि विषयाकार हुई, तब विषयावच्छिन्न चेतन का और वृत्त्यावच्छिन्न प्रमातृ चेतन का क्या हुआ है? अभेद। अतः घटादि विषय की सत्ता जैसे विषयावच्छिन्न चेतन से अतिरिक्त नहीं है, वैसे प्रमातृ चेतन से भी अब अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि प्रमातृ चेतन का और विषय चेतन का क्या हुआ है? अभेद। तो प्रमातृ चेतन भी विषय चेतन से अभिन्न हुआ, विषय का अधिष्ठान होवे है। लग गया जी? विषय का अधिष्ठान होवे। या ते अपरोक्ष वृत्ति के विषय का अधिष्ठान सो प्रमातृ चेतन, बराबर। अपरोक्ष वृत्ति के जो भी विषय है घट पट आदि, उस विषय का अधिष्ठान कौन? प्रमातृ चेतन। ताकि सत्ता से विषय की भिन्न सत्ता का अभाव ही। लग गया ना? ताकि सत्ता से विषय की भिन्न सत्ता है क्या? नहीं है। ताकि सत्ता से विषय की भिन्न सत्ता का अभाव ही प्रमातृ चेतन से विषय का अभेद कहिए। प्रमातृ चेतन के साथ विषय का अभेद मतलब क्या?
प्रमातृ चेतन से अतिरिक्त विषय की सत्ता न रहना, यही आगे है, लग गया ना। अतः उस विषय का क्या होता है? प्रत्यक्ष। विषय की भिन्न सत्ता का अभाव ही प्रमातृ चेतन से विषय का भेद कहिए है, सो उक्त रीति से संभव है, लग गया। इस रीति से अपरोक्ष स्थल में विषय देश में वृत्ति का निर्गमन मान्या है। जहाँ भी विषय का अपरोक्ष है वहाँ पर विषय तक वृत्ति का क्या है? निर्गमन, निकलकर वृत्ति वहाँ जाती है, निर्गमन मान्य है। जैसे कुली के संबंध बिना, कुली बीच वाला नहर, उसके बिना तड़ाक जल की और केदार जल की एकता होवे नहीं। तो ऐसे वृत्ति संबंध बिना, बीच में वृत्ति नहीं रहेगी तो है कि नहीं? प्रमातृ चेतन का विषय चेतन के साथ अभेद होगा क्या? नहीं। तो ऐसे वृत्ति संबंध बिना प्रमातृ चेतन और विषय चेतन की एकता होवे नहीं। याते जैसे परोक्ष ज्ञान काल में प्रमातृ चेतन और विषय चेतन के भेद थे, भिन्न भिन्न है। जब परोक्ष ज्ञान होता है तब प्रमातृ चेतन अलग है, विषय चेतन अलग है, दोनों का भेद नहीं है। जैसे परोक्ष ज्ञान काल में प्रमातृ चेतन और विषय चेतन के भेद थे, प्रमातृ चेतन से भिन्न सत्ता वाला विषय होने थे। परोक्ष स्थल में प्रमातृ चेतन से भिन्न सत्ता वाला है कौन? विषय। कहा? परोक्ष ज्ञान के काल में प्रमातृ चेतन से भिन्न सत्ता वाला विषय होने थे, प्रमातृ चेतन से अभिन्न सत्ता वाला विषय नहीं। कहाँ पर? परोक्ष स्थल में प्रमातृ चेतन से अभिन्न सत्ता वाला विषय नहीं हुए। तैसे वृत्ति के निर्गमन बिना, है कि नहीं? वृत्ति का गमन माने बिना अपरोक्ष ज्ञान काल में भी, है कि नहीं? जहाँ अपरोक्ष ज्ञान होता है वहाँ भी भिन्न सत्ता वाला विषय होवेगा। या ते विषय देश में वृत्ति का निर्गमन मान्या है। यदि वृत्ति नहीं मानेंगे तो जैसे परोक्ष स्थल में प्रमातृ चेतन से भिन्न सत्ता वाला विषय होता है, उस प्रकार अपरोक्ष स्थल में भी प्रमातृ चेतन से भिन्न सत्ता वाला हो जाएगा कौन? विषय। तब तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। किंतु वृत्ति मानी है तब तो प्रमातृ चेतन से भिन्न सत्ता वाला नहीं है कौन? विषय। अतः उस विषय का अभेद कर दिया प्रमातृ चेतन के साथ इस रूप से, अतः उसका प्रत्यक्ष भी हो जाता है। ठीक, या विषय देश में वृत्ति का निर्गमन मान्या है। इस रीति से अयम सर्प इदम रजतम इत्यादि अपरोक्ष भ्रम ज्ञान की उत्पत्ति हो गए। अपरोक्ष भ्रम ज्ञान इस प्रकार से उत्पन्न होता है। ता भ्रम से अव्यवहित पूर्व काल में, भ्रम उत्पन्न होने के पहले, भ्रम ज्ञान होने के पहले अव्यवहित पूर्व काल में भ्रम का हेतु अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हो गए। अधिष्ठान रज्जु आदि का क्या होता है? सामान्य ज्ञान हो गए। सो प्रत्यक्ष रूप प्रमा हो गए है, लग गया। तिस्ते सर्पाधिक विषय और तिनका ज्ञान उपजय है, बराबर। उससे सर्पाधिक विषय और सर्पाधिकों का ज्ञान भ्रम उत्पन्न होता है। किससे? सामान्य ज्ञान से। सामान्य ज्ञान रहेगा तभी तो होगा ना भ्रम। सामान्य ज्ञान होवे सो प्रत्यक्ष भ्रामक होवे है। तिस्ते मतलब सामान्य ज्ञान से सर्पाधिक विषय और तिनका ज्ञान उपजय है, यह सांप्रदायिक मत है। लग गया जी। ताध्यस्थ पदार्थ का है ना, परोक्ष भ्रम अपरोक्ष भ्रम ये बता दिया है कि नहीं, और अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान भ्रम के लिए कारण कैसा होता है इस बात को भी बता दिया। आगे 16 नंबर का शीर्षक, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।